नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का, और मैं हूं अनुप उपाध्याय। साथियों, आज हम ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ नेपाल की राजनीति नहीं बल्कि पहचान, लोकतंत्र और साउथ एशिया की राजनीति से जुड़ा है। सवाल है, क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनना चाहता है? क्या राजा की वापसी हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नेपाल की जनता सेकुलर सिस्टम से खुश नहीं है? क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया और हेडलाइंस देखेंगे तो लगेगा कि पूरा नेपाल कह रहा है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें राजा वापस चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इतनी आसान नहीं है। नेपाल कभी दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था, लेकिन 2008 में राजशाही खत्म हुई और नेपाल सेकुलर रिपब्लिक बन गया। इसके बाद पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुई, करप्शन, बेरोजगारी और यूथ माइग्रेशन जैसे सवाल बढ़े, और यहीं से एक डिबेट शुरू हुई। क्या पुराना सिस्टम बेहतर था? क्या राजा वापस आना चाहिए? क्या नेपाल और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? लेकिन क्या सच में पूरा नेपाल यही चाहता है, या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव और सोशल मीडिया का शोर है? और बालेन शाह जैसे नेताओं की सोच क्या है? आज हम करंट नेपाल न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल्स, पब्लिक मूड और पॉलिटिकल ओपिनियन के आधार पर आसान भाषा में पूरे कहानी को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, जिसका आज का टॉपिक है नेपाल में फिर राजा फिर हिंदू राष्ट्र। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जो है वो समय पर मिल सके। साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपके जो भी विचार है वो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। और जहां आपको लगे कि आपको अपनी बातें रखनी है तो आप जो है, आपका स्वागत है अपनी बातों को रखने के लिए। सबसे पहला सवाल, नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था और फिर सेकुलर कैसे बना? यहीं से जो है इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। साथियों, सबसे पहले हमें बेसिक बैकग्राउंड को समझना होगा। नेपाल कोई सामान्य देश नहीं था। नेपाल दुनिया का इकलौता आधिकारिक हिंदू राष्ट्र था। यहाँ राजा सिर्फ देश चलाने वाले शासक नहीं माने जाते थे, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा थे। यानी राजशाही और हिंदू पहचान दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। लेकिन फिर नेपाल में बड़े राजनीतिक बदलाव शुरू हुए। एक तरफ माओवादी आंदोलन चला, दूसरी तरफ राजशाही के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। फिर 2001 में रॉयल पैलेस मास्केयर हुआ, जिसमें नेपाल के शाही परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी गई। इसके बाद लोगों का भरोसा राजशाही पर जो है वो कमजोर होने लगा। हिंदू राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, नेपाल किस दिशा में जाएगा? आपका क्या मानना है, ये आपको बताना है। तो हमने कहा कि लोगों का भरोसा राजशाही पर 2001 के बाद कमजोर होने लगा। फिर आया 2006 का जन आंदोलन और आखिरकार 2008 में नेपाल सेकुलर रिपब्लिक बन गया। यानी राजा की सत्ता खत्म हो गई और नेपाल हिंदू राष्ट्र से सेकुलर देश बन गया। साथियों, जल्द ही आपको एक वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें 2008 के आंदोलन के इतिहास के बारे में, उसके पृष्ठभूमि के बारे में हम बहुत ही इत्मीनान से आपके साथ चर्चा करेंगे कि कैसे राजशाही का अंत हुआ और क्यों सेकुलर रिपब्लिक जो है वह आपको नेपाल देखने को मिलेगा। तो इसके लिए भी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे कि आप इस चर्चा को बहुत आराम से और बहुत सही तथ्यों के साथ सुन पाएंगे। तो राजा की सत्ता खत्म हुई और नेपाल हिंदू राष्ट्र के रूप में हमने कहा कि एक सेकुलर देश बन गया। और उसी समय कई बड़े पॉलिटिकल ग्रुप्स और मीडिया का मानना था कि नेपाल को मॉडर्न डेमोक्रेसी बनना चाहिए। आर्गुमेंट ये थे कि अब देश को राजशाही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलना चाहिए। लेकिन यहीं से एक नया सवाल फिर शुरू हुआ, क्या सेकुलर सिस्टम नेपाल की उम्मीदों पे खरा उतरेगा? और यहीं से हम आगे की पूरी कहानी समझेंगे कि फिर राष्ट्रवाद की मांग, यानी कि हिंदू राष्ट्रवाद की मांग वापस क्यों नेपाल में आ गई। साथियों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सेकुलर रिपब्लिक इतना अच्छा मॉडल था तो आज फिर नेपाल में हिंदू राष्ट्र वापस लाओ की मांग जो है वो क्यों सुनाई दे रही है? क्यों हिंदू राष्ट्र को वापस लाने की जो है वो चर्चा हो रही है? साथियों, इसके पीछे सिर्फ धर्म नहीं, इस असल में इसके पीछे चार बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है वो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। नेपाल में पिछले कई सालों में एक बात बार बार देखने को मिल रही है, वो है सरकारें बहुत जल्दी जो है वो नेपाल में बदल रही। सरकारें बदल रही हैं, गठबंधन टूट रहा है, कभी नया प्राइम मिनिस्टर आ जा रहा है, कभी सरकार बन रही है, कभी सरकार गिर रही है, और आम जनता के मन में सवाल उठने लगा है कि क्या डेमोक्रेसी सिर्फ कुर्सी की लड़ाई बनकर जो है वो रह गई है? और यहीं से एक फीलिंग जो है पैदा हुई है वो है मोनार्की नॉस्टैल्जिया। यानी कुछ लोग कहने लगे हैं कि राजा के समय कम से कम स्थिरता तो थी। अब ये धारणा सही है या गलत, लेकिन ये एक अलग डिबेट है। लेकिन पॉलिटिक्स में एक बात हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि धारणा ही कई बार रियलिटी बन जाती है।
यानी कि परसेप्शन ही कई बार रियलिटी बन जाता है। और अगर जनता को ये लगने लगे कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो लोग पुराने सिस्टम को जो है वो याद करने लगते हैं और लोगों को लगता है कि पुराना सिस्टम ही जो है वो बेहतर था। दूसरा जो कारण है वो है करप्शन और पब्लिक का फ्रस्ट्रेशन, जो कि दूसरी सबसे बड़ी वजह है। जनता की नाराजगी। नेपाल में आज भी कई समस्याओं से वहां के लोग परेशान हैं, चाहे वो बात हम महंगाई की करें, चाहे बात बेरोजगारी की करें, चाहे बात हम करप्शन भ्रष्टाचार की करें, या पलायन यानी कि माइग्रेशन की करें। बहुत सारे युवा नौकरी के लिए गल्फ कंट्री गए, ऑस्ट्रेलिया गए, यूरोप गए और दूसरे देशों में जा रहे हैं। नेपाल के एजुकेटेड यूथ का बड़ा हिस्सा बाहर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। अब ऐसे में लोग सवाल पूछने लगे हैं कि इतने साल डेमोक्रेसी रही लेकिन हमें मिला क्या। और जब जनता सिस्टम से नाराज होती है तो अक्सर साइकोलॉजी काम करती है। लोग पुराने समय को आइडलाइज करने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि शायद पहले का समय जो था वो आज से जो है वो बेहतर था, पहले जो है वो आज से सब कुछ जो है वो बेहतर चल रहा था। लोग पुराने समय के आधार पर जब तुलना करने लगते हैं तो उन्हें ये समझ में आ रहा है कि यहीं से हिंदू स्टेट और मोनार्की के नैरेटिव जो है वो लोगों के मन में आने लगती है और इस नैरेटिव को जो है वो यहीं से ताकत मिलने लगती है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है साथियों वो है पहचान का सवाल, आइडेंटिटी क्राइसिस। ये थोड़ा सा इमोशनल भी है और थोड़ा सा पॉलिटिकल भी है। नेपाल में एक बड़ा वर्ग मानता है कि देश की सबसे बड़ी पहचान क्या थी? दुनिया का इकलौता आधिकारिक हिंदू राष्ट्र। उनका तर्क यह है कि देखिए इंडिया को, कि इंडिया एक सेकुलर है, यूरोप के कई सारे देश सेकुलर है, दुनिया के ज्यादातर लोकतांत्रिक देश सेकुलर मॉडल पर चलते हैं, लेकिन नेपाल की एक यूनिक आइडेंटिटी थी, एक ऐसा देश जो ऑफिशियली हिंदू किंगडम था। और यहीं से एक वजह शुरू हुई जो कुछ लोगों को लगता है कि 2008 के बाद नेपाल सेकुलर रिपब्लिक तो बना, देश की कल्चरल आइडेंटिटी भी जो है इससे कमजोर हो गई। और कुछ लोग कहते हैं कि त्यौहार, परंपरा, राज संस्था और हिंदू सिविलाइजेशन आइडेंटिटी ये सब नेपाल की सॉफ्ट पावर थी जो धीरे धीरे डाइल्यूट हुई। और इसी सोच की वजह से कई ग्रुप और कुछ पॉलिटिकल वॉइस समय समय पर हिंदू राष्ट्र वापस लाओ की मांग जो है उठा रहे हैं। लेकिन यहां एक बात और भी हमें समझने की आवश्यकता है। क्या समझना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें समझने की आवश्यकता है कि नेपाल में हर कोई इस सोच से सहमत नहीं। बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो मानता है कि सेकुलरिज्म जरूरी था, क्योंकि नेपाल सिर्फ हिंदू का नहीं बल्कि वहां बौद्ध, कीरत कम्युनिटीज, मुस्लिम, क्रिश्चियन और कई एथनिक ग्रुप भी हैं। उनका आर्गुमेंट यह है कि राज्य किसी एक धर्म से ऑफिशियली जुड़ा नहीं होना चाहिए। यानी डिबेट सिर्फ रिलीजन का नहीं है, ये आइडेंटिटी वर्सेस इंक्लूसिवनेस का जो है बहस है। यानी कि सबका साथ और सबके विकास की धारणा के साथ चलना चाहिए। यानी कि पहचान भी होना चाहिए और समग्रता के बारे में भी बात होनी, सबको साथ लेके चलने की बात हो। और यही वजह है कि आज भी नेपाल की पॉलिटिक्स में यह मुद्दा बार बार वापस आ जाता है। चौथा जो सबसे बड़ा कारण है साथियों वो ये है कि पूर्व राज्य के लिए राजा के लिए जो सहानुभूति नेपाल में बढ़ रही है वो सबसे बड़ा कारण। जिस प्रकार से पूर्व राजा के लिए सिंपैथी हो रही है नेपाल में पिछले कुछ वर्षों से, पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की पब्लिक अपीयरेंस और रैली में कई जगह अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है। कुछ ग्रुप खुलकर नारे लगाते दिख रहे हैं कि राजा को वापस लाओ, देश बचाओ। और यही वजह है कि मोनार्की यानी कि राजशाही की चर्चा फिर से पब्लिक डिबेट में लौट कर आई। लेकिन यहां एक बात बहुत साफ तरीके से समझनी चाहिए कि अतिशयोक्ति नहीं करना चाहिए। यह कहना गलत होगा कि पूरा नेपाल जो है वो राजशाही की जो है वो बात कर रहा है, पूरा नेपाल राजशाही मांग रहा है। असलियत थोड़ा सा जो है वो जटिल है साथियों। नेपाल आज भी डिवाइडेड ओपिनियन है, यानी कि बटा हुआ जो है वो विचार है, बटे हुई राय आपको देखने को मिलेगा नेपाल में। एक बड़ा वर्ग आज भी मानता है कि सेकुलर रिपब्लिक सही रास्ता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को इससे मजबूती मिलती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को वर्तमान समय में मजबूत किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों में बढ़ती बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता, करप्शन को लेकर भी जो है वो कई सारे सवाल जो है वो देखने को मिलते हैं। और बार बार जो बदलती हुई सरकारें हैं इससे वहां के लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रहा है। और इसी फ्रस्ट्रेशन ने रॉयलिस्ट सेंटिमेंट और हिंदू राष्ट्र वापस लाओ जैसे मांगों को पहले से ज्यादा लाउड और विजिबल जरूर बना दिया। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या ये सिर्फ सिस्टम से नाराजगी है या सच में नेपाल किसी बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। और यही आज की सबसे बड़ी डिबेट है। साथियों नेपाल के अगर हम अखबारों को देखें, क्योंकि जब मैंने ये सेशन आपके लिए बनाने की शुरुआत की थी तो मैंने नेपाल के जो प्रमुख अखबार हैं जो नेपाल में सबसे ज्यादा चल रहे हैं, नेपाल में जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, अगर उसकी बात करें, चाहे हम काठमांडू पोस्ट की बात करें, रिपब्लिका की बात करें, नेपाली टाइम्स की बात करें या कांतिपुर के बारे में बात करें, तो इन सारे समाचार पत्रों को मैंने लिया और 2008 से लेकर अभी तक की स्थिति को बहुत ध्यान से देखा।
सबको जब मैंने पढ़ा तो सबसे जो जरूरी बात वहां से निकल के आई कि नेपाल के बड़े अखबार और एडिटोरियल जो है वो क्या कह रहे हैं। साथियों, ये जितने भी समाचार हैं, इन न्यूज़पेपर को अगर हम बात करें, जिसका नाम मैं अभी ले रहा हूं, जिसकी कटिंग्स आपको पीछे देख रहे हैं, एक बात बार बार सामने आती है और ये है कि समस्या सेकुलरिज्म नहीं है, समस्या खराब व्यवस्था है और कमजोर सरकार है। यानी असली परेशानी क्या बताई जा रही है, वो है भ्रष्टाचार, बार बार सरकार का बदलना, कमजोर नेतृत्व और जनता तक सही काम का ना पहुंचना। नेपाल में कई लोग पूछ रहे हैं कि देश की व्यवस्था खराब है या उसे चलाने वाले नेता खराब है। कई एडिटोरियल्स में ये बात साफ साफ कही जा रही कि समस्या संविधान से ज्यादा राजनीति का है। यानी नेपाल की दिक्कत सिर्फ इस वजह से नहीं है कि देश सेकुलर रिपब्लिक बना, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि लोगों को लगता है कि सरकारें उम्मीद के मुताबिक जो है वो काम नहीं कर पा रही। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। कुछ लोगों को यह भी लग रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर लगातार लोगों के बीच नाराजगी दिख रही है, अगर बार बार हिंदू राष्ट्र वापस लाओ और राजा वापस लाओ जैसे नारे सुनाई दे रहे हैं, तो इसे छोटा मुद्दा कहकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ धर्म का मामला नहीं है, ये लोगों के गुस्से, निराशा और सिस्टम पर घटते भरोसे का संकेत भी हो सकता है। यानी आसान भाषा में समझे तो आज नेपाल में बहस सिर्फ धर्म बनाम सेकुलरिज्म का नहीं है, बल्कि ये सवाल है कि क्या लोगों का भरोसा मौजूदा व्यवस्था से कम हो रहा है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोगों के लिए हिंदू राष्ट्र सिर्फ पहचान का मुद्दा नहीं, बल्कि खराब शासन के खिलाफ नाराजगी जताने का तरीका भी बनता जा रहा है। साथियों, वर्तमान की बात हम करें, क्योंकि वर्तमान में जब एक नई सरकार आई है बालिन शाह के नेतृत्व में, और इस सरकार का पूरा प्रयास यही है कि जो भी समस्या है उन समस्याओं को समाप्त किया जाए, तो इसको भी लेकर हमें ध्यान रखना है। बालिन शाह जो पहले काठमांडू के मेयर थे, लेकिन मार्च 2026 में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन गए, युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट इमेज है, पुराने नेताओं के खिलाफ बदलाव का चेहरा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या बालिन शाह हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? क्या वे राजा की वापसी के पक्ष में हैं? साथियों, 12 जून यानी कि आज जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो इन वीडियो को बनाने से पहले जो भी नेपाल के जो व्यूज आए, वहां के लोगों के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं, वहां के समाचार पत्रों के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा कोई क्लियर ऑफिशियल पोजीशन नहीं दिखाई दे रहा है जहां बालिन शाह खुलकर कह रहे हो कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बना या राजा को वापस लाओ। वे नेपाली कल्चर, आइडेंटिटी, ट्रेडिशन की बात जरूर करते हैं, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स का मेन फोकस जो है वो है गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की बात। यानी उनका मैसेज साफ है कि पुरानी पार्टियां फेल हो गई हैं, काम होना चाहिए, सिस्टम रिजल्ट दे। यानी उनके पॉलिटिक्स का कोर है बेटर गवर्नेंस, जॉब, फास्ट डिलीवरी और एंटी करप्शन। हाँ, उनमें कुछ सपोर्टर्स हिंदू स्टेट या राजशाही के समर्थक भी हैं, लेकिन बहुत बड़ा यूथ सेक्शन सिर्फ ये चाहता है कि देश में जो है वो काम हो और देश में भ्रष्टाचार जो है वो समाप्त हो। क्योंकि बालेन जब पीएम बन चुके हैं, तो इसलिए लोग इन्हें बहुत उम्मीद की नजर से देख रहे हैं, परफॉर्मेंस के आधार पर जज कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही संक्षेप में अगर हम समझे तो हम यही कह सकते हैं कि बालेन को सीधे हिंदू राष्ट्र कैंप या राजशाही कैंप में रखना अभी सही नहीं होगा। उनका फोकस फिलहाल गवर्नेंस और सिस्टम डिलीवरी के ऊपर जो है ज्यादा दिख रहा है। तो फिर अगला प्रश्न कि क्या नेपाल सच में हिंदू राष्ट्र बन सकता है? और ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या नेपाल सच में फिर से हिंदू राष्ट्र बन सकता है? साथियों, 2015 में नेपाल संविधान से चलने लगा। अगर हम संविधान के हिसाब से बात करें तो आप कह सकते हैं कि संवैधानिक रूप से इसका जवाब सकारात्मक हो सकता है, हाँ में हो सकता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर हम बात करें तो अभी ये इतना आसान नहीं दिखता है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ नारे काफी नहीं है। संविधान में बदलाव करना होगा, संसद का समर्थन चाहिए होगा, बड़ी राजनीतिक पार्टियों की सहमति चाहिए होगी। कई नेपाल में जो कई धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, वो खुलकर इसका विरोध करती है। इसलिए अचानक या बहुत जल्दी से ऐसा बदलाव होना मुश्किल लगता है। अगर आने वाले समय में जनता का मूड तेजी से बदलता है, अगर लोगों का दबाव बढ़ता है और राजनीतिक दल इसे बड़ा चुनाव मुद्दा बना देते हैं, तो राजनीति की दिशा बदल सकती है। लेकिन फिलहाल तुरंत हिंदू राष्ट्र की वापसी संभव नहीं दिखती। तो साथियों, अगर हम इसको और भी बात करें कि नेपाल का भविष्य हिंदू राष्ट्र या सेकुलर गणराज्य, राज्य की पहचान जो है वो जनता के फैसले के ऊपर है कि जनता क्या चाह रही है। तो इसको लेकर अगर हम बात करें तो मैं अंततः आपसे यही कह सकता हूं कि साथियों, अगर पूरे मुद्दे को एक पंक्ति में समझें तो नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग सिर्फ धर्म की कहानी नहीं, यह कहानी है जनता की नाराजगी की, राजनीतिक अस्थिरता की, भ्रष्टाचार की, पहचान की संकट की और कमजोर शासन व्यवस्था की। कुछ लोग इसे नेपाल की पुरानी पहचान की वापसी मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि लोकतंत्र को पीछे ले जाने वाला कदम हो सकता है। लेकिन एक बात साफ है, नेपाल में अब बहस अब सीमित नहीं रह गई है, यह अब मुख्य धारा की राजनीतिक चर्चा बन चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या नेपाल सच में फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा या फिर यह सिर्फ जनता की नाराजगी का राजनीतिक रूप है? आपकी क्या राय?
टिप्पणी करके जरूर बताइए, क्या नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या सेकुलर के हिसाब से ही नेपाल सही। आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। वीडियो पसंद आया हो साथियों तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेपाल के ऊपर एक अन्य वीडियो पर और नेपाल के सीरीज पर। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।